आज हम हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप फेमिलियर हैं, हेल्थ, सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, ये हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एरियाज हैं। इसलिए कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हेल्दी नहीं हैं, लोग सेफ नहीं हैं और जो वर्क एनवायरनमेंट है वो उनके लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो नॉट ओनली दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे हो सकते हैं। अगर लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड की वजह से बीमार रहते हैं तो छुट्टियाँ होंगी तो काम सफ़र होगा तो प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं आएगी, और प्लस एम्प्लॉई की हेल्थ कंडीशन जितनी ख़राब होगी उतना उसके लिए, फैमिली के लिए, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में मसाइल पैदा होंगे। न सिर्फ ये याद रखिएगा, ये आपका इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी भी है कि आपकी प्रेमिसेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की हेल्थ, सेफ्टी और उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का ख्याल रखना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी में आता है। आज हम हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट के हवाले से बात करेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, और हम पहुंचे हैं इस पॉइंट पे जहां पे हम एक वी आर टॉकिंग ऑफ अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर दैट इट शुड प्रोवाइड अ रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल इंजरीज arising during the performance of and promptly notify the local labor inspection authority या पुलिस अथॉरिटी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर है उसको आपने बताना है, बिकॉज यू वांट टू हैव अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। तो इंसिडेंट या एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग इंटरनली भी होना जरूरी है और एक्सटर्नल रेगुलेटर के पास भी उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है, ताकि आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मौजूद हो। अगर खुदा न खास्ता उसमें ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो भी आपकी सेफ्टी हो सके, और ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो फिर एम्प्लॉय की सेफ्टी हो सके और उसको ड्यू जो उसकी कंपनसेशन है वो की जा सके। सो रिपोर्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एनवायरनमेंट का ये भी पार्ट है that everybody in the organization should be aware of the positive and negative health consequences that can be caused by the environment, जिसे आपने unsafe environment कहा। और अब देखिए इसमें दोनों responsibilities शामिल हैं, employers and employees, both are responsible. So this is the responsibility of the employer and employee both to review the physical and psychosocial working environment as part of the internal control routines. यहाँ पे आपकी बात आ गई जो आपने थोड़ी देर पहले बात की, बुलिंग और इस किस्म की जो वर्क प्लेस साइकोलॉजिकल इश्यूज, ग्रीवेंसेस, वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। ग्रीवेंस इस किस्म की कब होती है? साइकोलॉजिकल, फिजिकल तो आपको पता है जो फिजिकल इश्यूज डेवलप होते हैं। व्हाट अबाउट दी साइकोसोशल इश्यूज, ये कब किस तरह डेवलप होते हैं? वर्कलोड, स्ट्रेस, जब मैनेजर शाउट करता है अपने एम्प्लॉय, यस, डिमोटिवेट जो कर देते हैं खासतौर पे ज़बानी, तो इससे भी बंदा वो सोच भी पड़ जाता है। बिल्कुल। अगर एक मैनेजर जो है वो उसको कहता है इस तरीके से करना है और एक मैनेजर कहता है उसको इस तरीके से करना है, वहाँ पे भी वो पजल हो जाता है। मतलब किस मैनेजर की बात सुनो, जिसको रिपोर्टिंग है उसको, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसी सिचुएशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका क्या मतलब है? जेडी से आप बताइए। हाँ, जेडी की बात है, रिपोर्टिंग अपनी भी फीडबैक देना। सर, अगर मैं किसी के अंडर वर्किंग कर रहा हूँ तो मेरा जाहिर इमीडिएट बॉस होगा। मैं कह रहा हूँ रीजन क्या हो सकती है, इससे क्या अंदाजा होता है आपको? कल्चर नहीं है, ठीक है, ये चीज आ गई। जेडी आपने बताया, वो भी राइटली सेड,
जेडी डिफाइन नहीं है, लेकिन एक क्यूएमएस के और ईएमएस में हमने एक बात पढ़ी है, लीडरशिप में क्या चीज, गोल्स नहीं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि आपने लिखा ही नहीं ना, वो आपने डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में ये लिखा ही नहीं, इसलिए मैं आपको बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि अब जब आप करें तो अब आप इन चीजों को इंश्योर करें कि लीडरशिप का ये रोल है या लीडरशिप का ये काम है, इट शुड डिसाइड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जेडी को थोड़ा सा हम ऊपर लेके जा रहे हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पीपल मस्ट बी डिफाइंड। इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड हो, देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ रोल्स, कौन किस वक्त किसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बॉस ने अगर आपके बॉस ने कुछ कहा है आपको एक काम करने के बारे में, और अगर आप अनसेफ कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, और आपका एचएससी का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या उसकी टीम का मेंबर कोई आपको आके कहता है कि जनाब आप अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और आप अनसेफ कंडीशन में काम कर रहे हैं, यू मस्ट यूज दी सेफ्टी मेजर्स। अब आप किसकी बात मानेंगे? आपने बात मानी है एचएससी वाले की, आपका बॉस आपको गलत कह रहा था, वो अनसेफ कंडीशन में आपसे काम करने पे आपको मजबूर करवा रहा था, और जो एचएससी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो आपको सही गाइड कर रहा है उस हवाले से। दैट इज नॉट द जॉब एक्चुअली, दैट इज हाउ टू मेक अ सेफ एनवायरनमेंट, उसकी बात कर रहा है। वो आपकी जॉब में आपको इंटरवेन नहीं कर रहा, वो जॉब करने के तरीके में सेफ्टी मेजर्स को एड्रेस करने के हवाले से आपसे बात कर रहा है। तो वहां पे उसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। और अगर एक शख्स जो है वो अपने काम कर रहा है और काम के हवाले से उसको उसके मैनेजर ने एक इंस्ट्रक्शन दी है, और उसी काम के हवाले से उसको कोई और शख्स आके, कोई और मैनेजर आके उसको कोई और इंस्ट्रक्शन देता है, तो इस सूरत में आपका पॉइंट वैलिड है कि इसमें आपने फॉलो करना है टू योर इमीडिएट मैनेजर। तो रोल्स ऑफ एवरी मैनेजर शुड बी डिफाइंड, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हायरार्की बनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, और उसमें किसका क्या रोल है डिसीजन मेकिंग में, दैट इज इंपॉर्टेंट सर। काम यहाँ पे आपके साइको सोशल डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो सकते हैं मल्टीपल रीजन। आपने क्या करना है, एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज सच एन एनवायरनमेंट विच विल क्रिएट एन एटमोस्फियर इन द ऑर्गेनाइजेशन where people can work in positive state of physical and mental health for all day long। जितना भी आपका वर्किंग टाइम है उसमें वो एक किसी एनवायरनमेंट में काम करें। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉय। If you are given a meaningful work to do, you will like to do that. Meaningful आपके लिए क्या हो सकता है? हर वो काम आमतौर पे जिसको करने की स्किल या नॉलेज एम्प्लॉय के पास होता है और वो उसकी अपनी जॉब से रेलेवेंट होता है, वो उसके लिए मीनिंगफुल काम है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका जो मीनिंगफुल वर्क है वो उसको आप दें। और आप दोनों का काम है कि ऐसा काम दिया जाए कि जिसमें मतलब रिसीव करने वाला भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला भी, दे बोथ आर डूइंग द वर्क इन अ पॉजिटिव, हेल्दी, सेफ एनवायरनमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अच्छा, फिजिकल आपकी वर्क एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? आपकी लाइटनिंग कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि अगर पॉसिबल हो तो डे लाइट में काम करना चाहिए, अगर नहीं हो तो कम से कम विजिबिलिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप काम कर सकें। और इसमें बहुत सारी स्टडीज बहुत 100 सालों से हो रही हैं कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो काम के ऊपर किस हद तक इम्पैक्ट करती हैं। देन क्लाइमेट मस्ट बी एडिक्वेट, फुल्ली एडिक्वेट। और क्लाइमेट में क्या क्या चीजें आती हैं? एयर वॉल्यूम, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर।
वगैरह, साउंड, all possible contaminations या contaminants in the form of dust, smoke, gas, steam, annoying odors, they must be avoided. और इसी तरीके से noise and vibrations, again first आपको क्या करना है, अवॉइड करना है इसको. अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आपको उसको रिड्यूस करना है. So this is part of your physical environment. Plus, do you have necessary precautions in place? जिस भी एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, वेयर हाउस में कर रहे हैं, तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ये ऐसी चीजें, या ऐसा कोई काम हो रहा है जहां पे वर्क इन प्रोसेस चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहां से गुजर रहे हैं तो वहां पे फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. ये तमाम चीजें जिसको आपने तवज्जो देनी है. प्रिकॉशंस उसके लिए आपने क्या करके रखना है कि आपकी फिजिकल हेल्थ किसी तरीके से डैमेज ना हो. फायर एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड्स, दे मस्ट बी प्रिवेंटेड. और फायर की सूरत में आपको किस चीज का ख्याल रखना है, यू मस्ट हैव इमरजेंसी एग्जिट. एस्केप रूट्स आपके ऐसे होने चाहिए इन केस ऑफ फायर एक्सप्लोजन. लास्ट टाइम जो बात हो रही थी कि फ्लोर प्लान, ये लेआउट होना चाहिए. यस, लेआउट होना चाहिए. इमरजेंसी गेट्स की आपकी निशानदेही होनी चाहिए. और इस निशानदेही के बारे में याद रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर और एचएससी वालों के लिए खासतौर पर इम्पोर्टेंट है कि आपने न सिर्फ अपने इंटरनल लोगों का ख्याल करना है, बल्कि ये भी ख्याल करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में विजिटर्स भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्परेरी स्टाफ भी हो सकता है, और सब कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके वेंडर्स भी आ सकते हैं, या कोई काम आपने आउटसोर्स किया तो वो भी लोग आके हो सकते हैं कि वहां पे काम कर रहे हों. तो बात हम ये एस्यूम करते हैं कि हमारे लोगों को पता है सारा कुछ, लेकिन बाहर वालों को पता नहीं होता. अगर अंदर वालों को पता भी है आपका, तो एक अरसे से काम कर रहे हैं और उनको इन्फॉर्मेशन है, फिर भी आपको फ्लोर प्लान और लेआउट को विजिबल करना और बताना ये जरूरी है, ताकि अगर कोई उसमें विजिटर है तो वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सके कि कहां से एस्केप रूट्स जो है वो पहुंचे. फर्स्ट एड किट मस्ट बी अवेलेबल एंड इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल. फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि फिजिकल स्ट्रेस, आपके इंजीनियरिंग कंट्रोल्स ऐसे होने चाहिए कि आपकी फिजिकल स्ट्रेस को अवॉइड किया जाए. जैसे हम कह रहे थे कि ऊपर खड़े होकर काम करना, हाथ ऊपर करके काम करना, वेस्ट हाई काम करना, या बिलो द नीज लेवल पे जाके काम करना, ये कंटिन्यूसली खड़े होकर काम करना, ये कंटिन्यूसली बैठ के काम करना, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके लिए फिजिकल स्ट्रेस का बायस होते हैं एम्प्लॉयज के लिए. उनको कैसे आपने प्रिवेंट करना, उनको कैसे आपने अवॉइड करना है, या उनको कैसे मिनिमाइज करना है. अगर मिनिमाइज नहीं कर सकते, जैसे 20-20-20 का रूल है आई साइट के लिए, तो इसी तरीके से आप दूसरे भी रूल बनाएं कि वो एक बंदा 2 घंटे अगर काम करता है तो उसको 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए कि वो बैठ के अपने जोड़ जो है वो सीधे कर सके. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. और किसी भी मौके पे किसी भी चीज में आपने जो ख्याल रखना है वो फॉर बोथ द जेंडर्स, मेल फीमेल दोनों का आपने ख्याल करना है कि वर्क प्लेस इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो आपकी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों को एम्प्लॉय किया जा सके. You have to give the equal opportunity employees. Unfortunately, we are not, but we have. अब वर्क एनवायरनमेंट की बात होगी हमारे पास, क्लियर हो गए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे, आई एम श्योर कि वो क्लियर हो गए होंगे. अब हम आते हैं हैजर्ड के हवाले. तो हैजर्ड क्या चीज होती है, लेट्स डिफाइन. Hazard is actually a condition or a change in any condition, change in circumstances, जिसके नतीजे में ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कोई इंजरी हो जाए, या इलनेस हो जाए, या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए. All such conditions are classified as hazards. ये क्लियर करा. कोई भी ऐसी कंडीशन जो ऑलरेडी मौजूद हो, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्किंग,
ऐसा सर्कमस्टांस भी डेवलप हो जाए जिसके नतीजे में देयर इज अ पोटेंशियल, जैसे लाइट चली जाना, अगर आपको जनरेटर या बैकअप फैसिलिटी नहीं है तो देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि सुबह जो लोग मूवमेंट में होंगे वो अगर बहुत डार्क हो जाता है आपके यहाँ तो डिस्टर्ब हो सकते हैं, या इस तरह के और बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती हैं, वो सारी चीजें जिसकी वजह से डैमेज के चांसेस होंगे, इंजरी के या इलनेस के, या इवन डैमेज टू द प्रॉपर्टी, दैट इज अ हैजर्ड। या कोई ऐसी एक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, पोटेंशियल और इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उस एक्टिविटी का जो आपके लिए इनएविटेबल है, आपके यहाँ हो रही है, जैसे आपने कहा कि कुछ मटेरियल्स हैं वो पड़े हुए हैं आपके मौजूद, इनहेरेंट हैं, लेकिन वो पार्ट हैं, वो आपके लिए जरूरी है, आपकी रूटीन उसके बगैर नहीं चल सकती। पहली बात तो ये है कि वो आपने अवॉइड करना है, लेकिन अब इसका मतलब है कि हम उस स्टेज पे हैं कि जिसमें आप अवॉइड करने वाली कंडीशन में नहीं है, आपने उसी चीज को यूज करना है। ऐसी सूरत में उसको भी देखना है कि उसके नतीजे में किस किस्म के एडवर्स या हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। So any potential or inherent characteristic of an activity, condition or circumstance which can produce adverse or harmful consequences, ये भी हैजर्ड कहलाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे हैजर्ड को? अगर मैं आपसे पूछूं कि हैजर्ड क्या है तो आसान अल्फाज में कैसे बताएंगे? एक बंदे को जब बोलना शुरू कर दो ना, उसको बोलने का मौका दिया करें, फिर आप उसमें चेंज कर देते तो कोई भी ऐसी कंडीशंस जो मौजूद हो या ड्यूरिंग द वर्क प्रोसेस कंडीशंस ऐसी हो जाए जिसकी वजह से कोई भी डैमेज हो सकता है, कोई इलनेस हो सकती है, ये जो हैजर्ड क्लासिफाइड एज हैजर्ड। ठीक है, अब इसमें आपने एक लफ्ज हमने यहाँ पे ऐड किया है, प्रॉपर्टी डैमेज का भी जिक्र है, इंजरी या इलनेस जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड है, और प्रॉपर्टी डैमेज जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इसका मतलब है जो फिजिकल वैंडलिज्म हो गया, जो लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो भी क्या चीज है? कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? मोशन और एक्सीडेंट ड्यू टू मूवमेंट। मोशन इटसेल्फ हैजर्ड है क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स हैं, हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ये वेदर कंडीशंस, केमिकल एक्सपोजर्स, डस्ट हार्मफुल अगर खासतौर पे हो, एयरबोर्न, लाइट रेडिएशन, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स या ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट्स अगर कहीं पे हो रहे हैं, तो ऐसा काम चल रहा है कि ड्रॉपिंग हो रही है, तो वो सारी चीजें हैं। ये शार्प ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ एक ईद के दिनों में जो है ना बड़ी टेंशन रहती है बच्चों की, नीचे कुर्बानी हो रही होती है और छुरियाँ और ये सारी चीजें जो है ना वो सामने होती हैं और बच्चे सारे बिगड़े होते हैं। जैसे सर कुर्बानी के मवेशी गाड़ी में उतरते ही मार्केट में घुस के जो उठ पड़ा, ये वो ये भी एक हैजर्ड, ये भी है, लोगों को नुकसान दे दिया। देन ले आउट ऑफ वर्क प्लेस, अगर आपने ऐसी बनाई हुई है, लोकेशन आपने ऐसी रखी हुई है कि आपने कन्फाइंड स्पेस में लोगों को रखा हुआ है, उनके लिए एग्जिट नहीं है, लेआउटिंग आपकी अगर सही नहीं है, तो ये भी एक हैजर्ड आपका इनहेरेंट मौजूद है जो कि आपके लिए हो सकता है। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स इतने कॉमन है, मैं शर्तिया कहता हूँ कि आप अपने एनवायरनमेंट में देखेंगे आपको इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स बहुत मिलेंगे, और नॉइस इटसेल्फ इज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। अब आपके सोर्सेज क्या क्या हैं? हैजर्ड के जो सोर्सेज हैं उसकी बेसिस के ऊपर आप उन्हें कैटेगराइज करते हैं। आपके ये वाले सोर्सेज हैं। नंबर 1 क्या है आपका? मैकेनिकल हैजर्ड। कोई एग्जांपल दीजिए मैकेनिकल हैजर्ड की। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे, रोटरी के ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी चीजें मूविंग है रोटेट कर रही है, चाहे वो पंखा है, चाहे वो मिक्सर्स, कुछ भी चीज लिफ्टर वगैरह जो लिफ्टर वगैरह सब गाड़ी सेल्फ मूव कर रही है। केमिकल हैजर्ड्स, मटेरियल, सिंपल केमिकल्स के नतीजे में उसमें होते हैं जो भी चीज। फिजिकल हैजर्ड, जो वायलेंस, लड़ाई झगड़ा है, और स्टेट से एर्गोनॉमिक्स आपके स्टेट से स्टेज और
बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, आपके पास ब्लड हाँ, हॉस्पिटल के जो आपके Waste है। डिस्पोजल होते हैं, आपके सेवरेज, माइक्रो लैब आपकी जो है वो बायोलॉजिकल हैजर्ड का एक बड़ा एग्जांपल है आपके यहाँ। कोई रिएक्शन वगैरह गैस बायोलॉजिकल हैजर्ड गैस की नहीं, गैस की नहीं है, ये तो बायोलॉजिकल हैजर्ड है ना, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म फैल गया, एयरबोर्न हो गया। अगर दरख्त आपके यहाँ ऐसे हैं, पॉलन्स वगैरह उसके अगर बहुत निकलते हैं और वो उस एनवायरनमेंट को एलर्जी फैला रहे हैं तो वो भी एक Rodents हाँ, कॉन्टेजियस डिजीजेज है। रोडेंट्स हो गए, रेप्टाइल्स। एग्जैक्टली इस किस्म की चीज। और फिर आपके आ गया कौन से साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स, वो हमारी बात हो चुकी है। साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स में जो आपके दोनों किस्म के ओवरलोड्स में आता है, एक आपका फिजिकल ओवरलोड भी उसमें शामिल है और एक साइकोलॉजिकल ओवरलोड भी उसके अंदर शामिल है। फिजिकल ओवरलोड में आपने अननेसेसरी अनड्यू काम दे दिया उनको, जो उसकी अपने टाइम के लिहाज से जितने टाइम वो स्पेंड कर रहा है उससे ज्यादा है। और साइकोलॉजिकल में आप जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में डालते हैं, जो आपके यहाँ बदतमीजियाँ होती रहती हैं, मैनेजर का शाउट करना सबॉर्डिनेट के ऊपर या उसकी आमद फाजमे करने, क्लास लेना बार बार वो काम करके, इस तरह की बातें, मिसबिहेव करना, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स। तो सर ये मैनेजमेंट का के एंड से होता है कि किस तरह बैलेंस करें, मतलब कितने घंटे अगर एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर एक काम कर रहा है डॉक्यूमेंट पर, तो मतलब मैनेजमेंट डिसाइड करेगी और बंदे की कैपेबिलिटी होगी कि वो अगर 10 डॉक्यूमेंट एक दिन में कंप्लीट करना था, एक मिसाल है, तो उसको नहीं बोलेंगे भाई आप 5 ही करो, आपके लिए 5 मतलब आपके लिए काफी है। अगर वो फिजिकल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, अगर वो फिजिकल इनकैपेसिटी का शिकार है तो फिर आप उसको कहेंगे कि 5 करो, 15 वरना वो करो। 10 करेगा तो करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है काम करने में और इस चीज में कोई हर्ज नहीं है। आमतौर पे एक नॉर्म ये है कि जो इमीडिएट मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है, उसको ये पता होता है कि ये काम कितनी देर में हो सकता है, और अगर ये 1 घंटे में काम एक हो सकता है तो वो 8 घंटे में उसको 8 को काम करने चाहिए, तो उसका डिसीजन है। और अगर उसमें कुछ एक्सट्रीम कंडीशन है कि वो बहुत ही सख्त लीड मैनेजर आपके पास है और वो बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रेसफुल रख रहा है, तो फिर मैनेजमेंट जाहिर है कि उसमें इन्वॉल्व होगी। एचआर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस तक अगर कंप्लेंट आती है तो वो उसको एड्रेस करे। और वैसे क्या एचआर जो है वो खुद से रिएक्शन दे सकता है, तक कंप्लेन नहीं करेगा, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इधर से कंप्लेन नहीं करते कि मैं कंप्लेन करूंगा तो मेरे साथ और ज़्यादा बुरा है एटीट्यूड। लेकिन उसके लिए सिस्टम ये है कि आपकी मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो, एचआर आपका प्रोफेशनल हो, क्वालिफाइड हो, और उसका कम्युनिकेशन चैनल डायरेक्ट जो है वो सीईओ के साथ हो। ये आइडियल सिनेरियो है। तो ऐसी सूरत में विसल ब्लोअर अगर कोई ऐसी चीज को पॉइंट आउट करे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाकई नुकसानदेह है और उसको ठीक करके ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो सकता है, तो उस पर्सन को शुड बी अवॉर्डेड सम प्राइज। और बहुत सारी चीजों में जहां पे फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें उसको फाइनेंशियल परसेंटेज भी दी जाती है कि उसने कंपनी के इतने पैसे 10 लाख रुपए बचाए हैं तो 50,000 रुपये 1 लाख रुपए इसको जो है वो इनाम भी दिया जाता है। तो विसल ब्लोअर एक बहुत जबरदस्त किस्म की टेक्निक है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो ये काम कर सकती है तो ये करें, लेकिन उसके लिए आपकी मैनेजमेंट का अनबायस होना बहुत जरूरी है। एचआर मैनेजमेंट आपकी प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लोग प्रोफेशनल नहीं है तो सर ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, उनको ट्रेन करना है, आप उन्हें मॉडल भेजें, हम उनको अच्छे तरीके से ट्रेन करके आपको देंगे ताकि वो इस किस्म की चीज़ों को नहीं करें। क्योंकि इसका मतलब है कि बेसिक अपने वो जॉब डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। एंड फाइनली एर्गोनॉमिक हैजर्ड जो कि हमने बात की है, और ये एर्गोनॉमिक हैजर्ड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नॉर्मल वर्किंग में भी एर्गोनॉमिक्स जो है वो इम्पैक्ट करती है। नॉर्मली भी आपकी वर्क प्लेस किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज की हुई है, जहां भी वो बंदा 8-9 घंटे बैठ के काम कर रहा है, क्या उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं है।